नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी सीजल न्यू भर्ती 2025 के लिए जो 1481 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए जो है कि आज एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप सभी ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। इसी प्रकार से पार्ट बाय पार्ट हर प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट करवा देंगे। बस आप सभी चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आइए आज के सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। और सभी फ्रेंड से एक बार फिर कहेंगे कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से। और उसके बाद जहां भी आप सभी 1 से 2 ग्रुप में ज्वाइन है वहां पर आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। वसा का वशीकरण के रूप में इसकी भूमिका होती है। देखिए, अगर पित्त की बात किया जाए तो इसका निर्माण कहां पे होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पित्त का पीएच मान कितना होता है। अगर पीएच मान पूछा जाए तो 7.7 होता है। यह भी फैक्ट को याद रखिएगा। और पित्त जो है ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। याद रखिएगा क्या होता है? कड़वा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सेरिब्रम के कार्यों में एक है। इनमें से कौन सा एक सेरिब्रम का कार्य है? क्या ये रक्त दाब और भूख प्यास का नियंत्रण करता है? नहीं, गलत है। रक्त दाब और भूख प्यास का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। हाइपोथैलेमस आपका करता है रक्त दाब भूख प्यास का नियंत्रण। उसके बाद दर्द, ठंडा तथा गर्म की पहचान का कार्य करता है सेरिब्रम? नहीं, गलत है। इसका पहचान कौन करता है? तो ये थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, ये शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है? नहीं, गलत। ये भी आपका गलत है। तब सेरिब्रम का इनमें से कौन सा कार्य हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए, सेरिब्रम की बात किया जाए तो ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है जो बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति और चिंतन का केंद्रक माना जाता है सेरिब्रम को। जबकि कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा। फ्रेंड्स सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हम आपको बिहार जीके का 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करवाए थे। नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस में 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था आप सभी का, उसे भी देख लीजिएगा आप सभी। नीचे लिंक दे दिए हम। और आपको कैसे सीजल का तैयारी करना है उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बना हुआ है। प्लस में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको हम कंप्लीट करवाए हैं। सारा चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। याद रखिएगा आप सभी। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा आप सभी, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों की मुलायम करती है? जो हड्डियों का ज्वाइंट सतह होता है इसको मुलायम कौन करती है? कार्टिलेज। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जो कार्टिलेज होता है यही हड्डियों के ज्वाइंट सतह को मुलायम करती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थि को अस्थि से जो जोड़ा जाता है ये किसके द्वारा, तो ये आपका लिंगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट जोड़ता है। याद रखिएगा अस्थि को अस्थि से लिंगामेंट। अगर यही बात किया जाए कि मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम टेंडन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लिनियस को। याद रखिएगा इसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। प्लस में कह सकते हैं कि इसी ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति
का प्रयोग किया था, द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, जिसमें वंश और जाति का चर्चा किया गया था। जैसे कह सकते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो यहाँ पर होमो शब्द जो होता है, होमो, ये होमो शब्द क्या है, तो ये वंश को बताता है होमो, जबकि सेपियंस शब्द जो है ये क्या बताता है, उसकी जाति को बताता है। तो ये सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखिएगा क्रोलस लिनियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचलन समानतः किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचलन जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। इसे ही हम सभी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। जो चिकनी होता है इस पे कह सकते हैं कि राइबोसोम मौजूद नहीं होता है, जबकि खुरदरी जो आपका होता है उस पे राइबोसोम मौजूद होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है यह आपका कह सकते हैं कि आरबीसी में मौजूद एक तरल प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा रोसेला से। याद रखिएगा आप सभी, किससे होता है, रोसेला से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाकी बात जो आप सभी लोबेरिया लाइकेन देख रहे हैं या इरवेनिया लाइकेन देख रहे हैं या रेमेनीला लाइकेन देख रहे हैं, इसका प्रयोग जो होता है इत्र बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में, इत्र बनाने में किया जाता है। अगला है कि जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है। तो देखिए, जीन का कार्यात्मक इकाई होता है सिस्ट्रॉन होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, सिस्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा आप सभी। जबकि उत्परिवर्तन इकाई की बात किया जाए तो म्यूटॉन होता है, और उसके बाद पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर बात किया जाए कि गुणसूत्र में पाए जाने वाली अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं, जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाली अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10 नंबर है कि वनस्पतियों का परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है। ये आपका परावैज्ञानिक किरण है, इसके दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा हो जाएगा, फाइकोसाइनिन होगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, फाइकोसाइनिन। ऑप्शन में बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, अगर सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा है ना, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि इंग्लिश में आयरिस कह सकते हैं ना, आयरिस की द्वारा किया जाता है, बट इंग्लिश नहीं दिया गया, हिंदी दिया गया है। तो आपसे कह सकते हैं तो ये आपका परितारिका होगा। याद रखिएगा आप सभी। जो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पदार्थ होता है आपका परितारिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात समझिए, जिसे आयरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव व्यवहारिक अनुप्रयोग के आधारित नहीं है, व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक घंटी जो है ये आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, जबकि ये सभी आपका आधारित है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 नंबर है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो देखिए, किसी भी गोलाकार की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो अगर फोकस दूरी की बात किया जाए ना, तो ये आपका होता है फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। तो यानी कि कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर कह सकते हैं कि वायुदाब आपका उच्च होगा, वहां पर संपीड़न निर्माण का स्थान होता है। याद रखिएगा। जैसे संपीड़न के द्वारा ही ब्यूटेन और प्रोपेन का द्रवित रूप जो है सिलेंडर में भरा जाता है। पता है आप सभी को, वो संपीड़न करके ही भरा जाता है। अगला है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। देखिए, रॉकेट जो है वो आपका संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, या न्यूटन की गति की बात किया जाए तो ये तीसरा नियम पर कार्य करता है। याद रखिएगा आप सभी। तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया कहता है। यानी कि एक बार
पीछे धक्का लगाएगा तो उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नियम होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। देखिए ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बाद द्रव हो जाएगा, तब गैस में हो जाएगा। तो ठोस इनमें से क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा में सबसे अधिक है। एक इसमें चाल जो होता है ध्वनि का कह सकते हैं वह आपका 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगर वायु में बात किया जाए तो वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। एल्कोहल की बात किया जाए तो 1213 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पानी में जो होता है यानी कि जल में आपका 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा। अगला है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए अगर इसकी आवृत्ति निकालना है ना, याद रखिएगा आवृत्ति बराबर जो होता है कह सकते हैं कि जितने देर में कंपन करता है, यानी कि कंपन की दर को आपको लिखना है बटा समय आपको देना है, यानी कि टी हो जाएगा। तो कंपन की दर कितना है 20 है, समय कितना है 2.5 सेकेंड है। अगर इसको आप कटा दीजिएगा यहाँ से उड़ा के यहाँ आपका 200 हो जाएगा जब पॉइंट उड़ाइएगा। अब 25 8 कितना होता है 200, यानी कि 8 हर्ट्ज हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर वाला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। देखिए हिंदुस्तान का तोता की बात किया जाए तो ये आपका अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद रखिएगा। तो डी राइट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था, किस भाषा में था, गुजराती में था। याद रखिएगा आप सभी, किस भाषा में, गुजराती भाषा में लिखा गया था। देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आता है, 1915 में आता है। याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को हम सभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। पहला सत्याग्रह 1917 का। दूसरा आपका 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में ही होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियम में प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद हेतु प्रावधान किया गया था। चलिए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करता था अब उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग बनता है। तो याद रखिएगा आप सभी। और इसी के तहत जो है कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा भगत सिंह अन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड। ये भगत सिंह के द्वारा लिखी पुस्तक है। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा, बाकी बात सभी गलत है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। देखिए चलिए क्वेश्चन 22 का आपसे राइट आंसर कीजिए पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। याद रखिएगा आप सभी, अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1917 में पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती है। याद रखिएगा आप सभी। और 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पहले राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, तब हरियाणा। देखिए राजस्थान की स्थापना की बात किया जाए तो 1949 में इसका निर्माण होता है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 1960 में होता है। और हरियाणा की बात किया जाए तो ये आपका 1966 में होता है। तो इसको याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन में 24 का आंसर करना है आप सभी को। तो ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, ये आपका गलत है। ये गलत कथन सही नहीं है। जबकि भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, सही है। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, ये सही है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा आश्रित था कृषि पर। उसके बाद ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी, बिल्कुल गतिहीन थी, गति पर नहीं थी उस समय। यानी कि दूसरा कार्य और सेवा क्षेत्र से बहुत पीछे था उसके समय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था भूदान आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ था, 1951 में शुरू हुआ था भूदान आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, आपका
मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। देखिए फ्रेंड, सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। सेशन को लाइक करने में कहीं कोई कमी नहीं करना है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि एक लाइक आप सभी करके शेयर कीजिए आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने जो है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला है मृत्युआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है पश्चिम बंगाल में। आइए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में चल रही है? तो ये आपका किस देश में चल रही है? बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 है। पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, जिसके कारण से इसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी की गति 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, फिर भी हमको एहसास नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा सांस लेने और ना लेने से। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है कि एक मकान में दो बल्ब एक दूसरे से अधिक चमकदार है, ठीक है, ज़्यादा रोशनी है, तो दो बल्ब में से किस बल्ब में अधिकतर अवरोध को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सबसे अधिक अवरोध को प्रदर्शित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा मंद रोशनी वाला बल्ब, यह अवरोध को ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। जो मंद रोशनी का है, जो तेज है, वो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट यानी कि हवाई जहाज यान जो होता है, नीचे के क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल होता है, जिसे हम सभी स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पर बड़ी सरलता यानी कि आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? देखिए पहला कथन है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल या पानी का वाष्पन नहीं होती, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूप से हवाएं नहीं चलती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर समान तापमान होता है, कोई भी बादल ना चमकना ना गरजना कोई घटना नहीं होता है, वो सभी घटना क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिलता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? देखिए लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बी राइट आंसर होगा। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, सर्वाधिक होती है, जिसके कारण से इसको हम दूर से भी देख पाते हैं। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी का परिकिरणन ज़्यादा होता है। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका अवरक्त किरण का प्रयोग होता है। जो रिमोट जो आप सभी देखते हैं उसमें अवरक्त किरण होता है। बात समझे आप सभी? अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है कि निम्न कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी खड़ी रहती है तो उस समय घर्षण बल काम करता है, और जैसे गाड़ी चल जाएगा तो घर्षण बल कम हो जाएगा। तो जब तक गाड़ी खड़ी है तो उसको धकेलने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, और वहीं गाड़ी एक बार चल जाए तो घर्षण बल कम होगा तो कम ताकत लगता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण से करता है? तो ये आपका केंद्रीय विमुखी बल के कारण करता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच अगर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए जब भी समतल दर्पण की बात किया जाए ना तो प्रतिबिंब यहाँ पर अनंत बनेगा समतल दर्पण पर। अगला है कि सोनार में निम्नलिखित में से क्या उपयोग होता है? तो पराश्रव तरंग का उपयोग होता है। पराश्रव तरंग की ही सहायता से चमगादड़ रात्र में अपना स्थान या पता कर पाता है, रात में उड़ पाता है। पराश्रव तरंग की मदद से ही कोई भी चीज कह सकते हैं कि समुद्र में डूबा हुआ है तो उसका पता लगाया जाता है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा EFTA क्या है? तो देखिए EFTA जो है ये आपका एक व्यापारिक संगठन है, याद रखिएगा आप सभी, क्या है? व्यापारिक संगठन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्यास्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य लाल रंग होने का कारण क्या है?
आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर होगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण हमें लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी उत्क्रम प्रासरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि MIC का रिसाव हुआ था 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है? यानी कि प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। याद रहेगा आप सभी को, किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सिल्वर आयोडाइड का। चलिए अगला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, अंगुलियों के निशान की बहुरंगीय सतह पर उभरण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? जो उंगली का जो निशान होता है इसमें बहुरंगी का उभरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम सभी? तो इसमें फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा फ्लोरोसेंट पाउडर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आपसे क्वेश्चन नंबर 48 है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे LPG कहा जाता है, ये मुख्य अवयव किसका होता है? तो इसमें क्या रहता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, याद रखिएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? देखिए अगर DPT टीका की बात किया जाए तो ये आपका किसके लक्षण में होता है? डिफिथेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस, याद रखिएगा आप सभी डिफिथेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस में। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स जो है ये कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 51 है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो होता है निम्नलिखित में से ये किसके जमाव के कारण होता है? ऑर्थराइटिस जो होता है ये किसके जमाव के कारण होता है? तो ए राइट आंसर होगा, यूरिया के जमाव के कारण होता है। और यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। चलिए भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक होता है इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और 11 दिसंबर को जो बैठक होता है दूसरा वाला, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। चलिए अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? देखिए सबसे सर्वोच्च जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च होता है, याद रखिएगा आप सभी, और सब चीज संविधान के अनुसार ही चलता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? आसान प्रश्न है, 2005 में पारित हुआ था। एग्जैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? देखिए यहाँ राज्यपाल की बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन 55 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये आपका सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी स्वतंत्र भारत का। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विशासन भारत में लागू किया गया था, किसके द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विशासन, याद रखिएगा केंद्र की बात यहाँ पर किया गया है, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। आइए अगला है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? 57 का आंसर आप स्वीकार कर सकते हैं। तो ये संसद को है। देखिए संसद ही किसी राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी राज्य को भारत में मिला सकता है या उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, ये अधिकार संसद के पास है। अगला है, संसद के अस्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये आपका लिया जाता है, याद रखिएगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। 2 लोकसभा तो 1 राज्यसभा से लिया जाता है। बात समझ गए आप सभी, 2 लोकसभा तो 1 राज्यसभा से। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के कौन सा सही है? देखिए प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था क्रम सजाने के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। तो इनमें से सही पूछा गया है, तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी? बाकी बात ये सभी आपका गलत है, तो ऑप्शन पे ध्यान भी मत दीजिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प क्रिया विशेषण का संबंध रखता है? देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि वह धीरे धीरे चलेगा। तो यहाँ चलना क्या है? चलना आपका क्रिया है,
कैसे चलना है? धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे देख रहे हैं ये आपका विशेषता है, और चलना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात समझे आप सभी? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो बता सकते हैं 50 सदस्य। याद रखिएगा, लोकसभा से अगर 50 सदस्य सहमति दे देता है तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला है कि मना मित्र नामक व्हाट्सएप जो पहल है ये किसका है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो यहाँ पर भत्ता की बात किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। जितने भी है वो सारा संचित निधि से ही वेतन मिलता है जब रिटायर कर जाता है। जैसे राष्ट्रपति को मिलता है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित की गई कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो सी राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 में विहित की गई थी। बात समझे आप सभी? याद रहेगा अनुच्छेद 348। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए समाजवादी और एक आपका पूंजीवादी होता है। तो अमेरिका का पूंजीवादी है, रूस का समाजवादी है, और भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि इसमें सरकार का भी हाथ है और इसमें प्राइवेट कंपनी का भी हाथ है। तो जैसे कह सकते कि जियो प्राइवेट कंपनी है और BSNL सरकारी कंपनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सरकार का भी उतना ही है और प्राइवेट का भी उतना ही है। और पूंजीवादी में क्या होता है? उसमें सिर्फ प्राइवेट कंपनी का ही जलवा आता है। अगला है निम्नलिखित उत्पादों में से समानता किसका भारत में निर्यात नहीं होता है? यहाँ पर निर्यात की बात किया गया, आयात की बात नहीं हुआ है। तो दालों का निर्यात नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। भारत में इतना दाल खाया जाता है कि उसको बाहर से आयात करना पड़ जाता है। बात समझे आप सभी? बाहर से आयात करना पड़ता है, जबकि चावल, गेहूं, चीनी ये सभी निर्यात करता है भारत, जबकि दाल को दूसरे देश से मंगाना पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर गर्म जलकुंड दिया हुआ है और अवस्थिति दिया है जिला। देखिए सूरज कुंड जो है ये आपका कहाँ पे है? हजारीबाग में है सूरज कुंड, झारखंड का। उसके बाद है तेतुलिया गर्म जलप्रपात या गर्म कुंड। तेतुलिया जो है ये आपका कहाँ पे है? धनबाद में है तेतुलिया, याद रखिएगा आप सभी। और ताता पानी कहाँ पे है? तो ताता पानी वो जगह लातेहार में है, ताता पानी लातेहार में है। और दुआरी जो है ये आपका कहाँ पे है? चतरा में है। तो ये सभी झारखंड से संबंधित प्रश्न था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? राइट आंसर होगा झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। अगला है जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करती हैं? देखिए जारवा जनजाति के लोग जो है अंडमान निकोबार में निवास करती है, कल भी बताए थे आपको। अगला है पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये आपका कथन सही है। बाकी बात ये सभी कथन आपका गलत हो जाएगा कि उन्होंने कभी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था, ये गलत है, छोड़ा था। चलिए वो कभी रूस नहीं गए थे वो रूस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यहाँ पर मिलान करना है। जैव मंडल और अवस्थिति दिया हुआ है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? बी मानस। ये आपका मेघालय में है, गलत है। मानस असम में है। कहाँ पे है? मानस असम में है। जबकि आपका कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्ता मलाई केरल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो ये सभी आपका बिल्कुल सही है, जबकि आपका मानस मेघालय में ही ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर? करेक्ट आंसर होगा जस्ता में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी राजस्थान का। PMA ड्राइव योजना के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो ये लगभग आपका 10,900 करोड़। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध देश नहीं है? यानी कि यहाँ पर कौन सा एक देश जो है ये भूमि से बंधा हुआ देश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान। याद रखिएगा आप सभी, अजरबैजान ये आपका भू आबद्ध देश नहीं होगा, यानी कि लैंड लॉक देश नहीं है। जबकि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ये सभी लैंड लॉक देश हैं। अगला यानी कि कह सकते हैं कि स्थल से बंधा हुआ है, ये समुद्र तट को नहीं छूता। अगला है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक यूरोप में है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? यूरोप में है।